नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकारों तक। वहीं आपको हम बताएंगे सरकार की हर उस विकास योजना के बारे में जो होंगे आपके काम की। आपको हम बताएंगे सरकार की तरफ से जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं उनका सीधा फायदा आपको कैसे हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन की कार्यवाही अब सोमवार 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है, लेकिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही में सत्ता पक्ष ने विपक्ष को तमाम सटीक जवाब दिए। कैसे, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे शुरू हुई। सदन की कार्यवाही में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखे गए। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही सदन ने 2 मिनट का मौन धारण करके भी शोक जताया है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही में शोक प्रस्ताव के बाद कई मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं, जिनका जवाब सरकार ने बखूबी दिया है। हरियाणा सरकार के सामने विपक्ष ने कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले के साथ साथ कोविड के दौरान की अव्यवस्थाओं का सवाल किया, जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जवाब दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना के दौरान निश्चित तौर पर मौत हुई है, इसका वो दुख जताते हैं और पूरे प्रदेश को इसका दुख है, लेकिन कोविड महामारी के दौरान सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था करने की कोशिश की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह साफ किया है, कोविड महामारी के दौरान हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया है। किसी को ये अनुमान नहीं था कि इस महामारी का क्या तो व्याप बनेगा, कितनी देर तक ये महामारी चलेगी, उस समय भी नहीं कह सकते थे। और वास्तव में तो अभी भी हम एकदम संतोष से नहीं कह सकते कि हाँ ये महामारी खत्म हो गई और आगे भी इसका कोई मामला नहीं बढ़ेगा। तीसरी वेव की बातें भी चल रही हैं। आज भी हमारे यहाँ लगभग 670 के आसपास एक्टिव पेशेंट्स अभी भी हैं विभिन्न जिलों में। तो इसलिए इस विषय पर बहुत गंभीरता से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। प्रारंभ दिन से व्यवस्थाएं भी खूब हमने बनाई हैं। ये बात भी ठीक है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की एक भारी कमी हमारे यहाँ आई, लेकिन चूंकि सरकार के हाथ में ऐसी चीज नहीं थी, जितनी ऑक्सीजन हमको उपलब्ध हो रही थी सारी ऑक्सीजन केंद्र ने अपने हाथ में लेकर के उसको कोटा उसका निश्चित किया था। हमारे यहाँ पहले 150 मीट्रिक टन का कोटा हमको मिला, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते 285 मीट्रिक टन तक हमको ऑक्सीजन मिली और हमने सारी ली। और यहाँ तक उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी हमने ईस्ट इंडिया के कई ऐसे वहाँ पर स्रोत हैं जहाँ से बाई रोड हमने ट्रांसपोर्ट किया, बाई एयर भी टैंकर्स को भेजा, बाई ट्रेन भी टैंकर्स को मंगवाया। तो इसलिए दिन रात लग करके हमने हर हॉस्पिटल में पेशेंट्स के नंबर के हिसाब से प्रतिदिन उसका हिसाब लगाते थे और कोटे के हिसाब से हम भेजते थे ताकि किसी की मृत्यु ना हो जाए। अभी तक रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है कि किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के कारण से कोई मृत्यु हुई है। किसी हॉस्पिटल से ये हमारे पास कोई डाटा नहीं आया है। मैं क्या बता रहा हूँ, नहीं अखबार भरे हैं। अखबारों में तो मैं क्या कहता हूँ, अखबारों में तो उस समय मैं क्या कह रहा हूँ, अखबारों में तो जितनी न्यूज उस समय आई है, किसी न्यूज का एक मिनट किसी न्यूज का कोई उनका क्वेश्चन है ना ही मंत्री जी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, देखिए उस हौच पौच में बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो हमारे भी कंट्रोल से बाहर मैं कह सकता हूँ कि हुई। मानो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की सप्लाई हम कहीं से तो पैदा नहीं कर सकते। ऑक्सीजन नहीं, देखिए केवल एक दिल्ली का विषय अगर हम कहें, चर्चा नहीं, दिल्ली का विषय अगर हम कहें, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के बीच में आ गया। अब उन्होंने किस ढंग से अपने विषय को पेश किया और किस ढंग से सुप्रीम कोर्ट में वो विषय गया, उन्होंने दिल्ली के लिए 700 मीट्रिक टन ये उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार को निर्देश दिया।
और जब निर्देश दिया उसके तुरंत बाद संयोग ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन के पेशेंट्स सब तरफ घटने भी लग गए, चाहे वो दिल्ली था, हरियाणा, बाकी सब जगह घटे। और 4 दिन के बाद स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि दिल्ली के पास वो 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को झेलने का मादा ही नहीं बचा, वो स्टोर करने लग गए। हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड है कि उन्होंने 150 टन तो उन कंपनियों को जिन्हें सप्लाई करना था उनको स्टोर करवाया कि हमारा ये रख लीजिए स्टॉक, हमें जरूरत पड़ेगी हम बाद में ले लेंगे। इसलिए दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के कारण से हमारा उसमें 285 मीट्रिक टन कोटा था, हमने 350 मीट्रिक टन उससे ही मांगा हुआ था, हमको नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि आखिर ऑक्सीजन जहां से जितनी उपलब्ध हो रही है उसके बाद लगातार हमने ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर्स ये प्राप्त करने की भी कोशिश की, विदेशों से भी कंसंट्रेटर लाए, एनजीओज ने भी हमको दिए, कॉर्पोरेट जगत ने भी हमको दिए। तो जो चीजें जहां से उपलब्ध हो सकती थी वो हमने उपलब्ध कराने की कोशिश की। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष ने जो तमाम सवाल उठाए उनके जवाब दिए हैं। हमारा टारगेट ये है कि कम से कम जो 1 लाख रुपए मास 1 लाख रुपए सालाना इनकम के कम परिवार हैं, इनको विभिन्न विभागों की स्कीमों के माध्यम से उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए। उनको स्वयं रोजगार के माध्यम से, उनको कोई डेयरी पशु बांध करके और अपना कोई परिवार को चला सकते हैं। उसमें स्वयं सहायता समूह में महिलाएं उसमें कुछ काम कर सकती हैं, उसमें कहीं आउटसोर्सिंग के नाते से किसी को काम में दिलवाया जा सकता है। और भिन्न भिन्न प्रकार से जो आय बढ़ाने के साधन 6 विभागों को इसमें लगाया गया है ताकि न्यूनतम 1 लाख रुपए की इनकम पर परिवार अर्थात 8,500 रुपए महीना ये परिवार, इससे नीचे कोई ना रहे। इसके अलावा हरियाणा की विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस की तरफ से ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया था उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कांग्रेस के विधायकों का कहना था कि ट्यूबवेल के कनेक्शन देने में सरकार ने जो शर्त लगाई है वो किसानों के लिए मुश्किल वाली है और ऐसे में किसी भी किसान को ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने सदन में जवाब दिया और रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि किसानों को लगातार सरकार ट्यूबवेल के कनेक्शन दे रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि जून 2022 तक तमाम जो पेंडिंग कनेक्शन है वो जारी कर दिए जाएंगे। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि जो शर्त लगाई गई है वो घटते जल स्तर पर चिंता करते हुए शर्त लगाई गई है और उसमें ये कहा गया है कि 100 फीट से ज्यादा की गहराई पर जब ट्यूबवेल का कनेक्शन दिया जाएगा तो उसके लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लागू किया जाएगा। इस दौरान जब विपक्ष सहमत नहीं नजर आया तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद सदन में ट्यूबवेल कनेक्शन के मामले में जवाब देने के लिए खड़े हुए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कहा कि जो ट्यूबवेल के कनेक्शन का मामला है इसमें एक चूक भी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्होंने ऐलान किया उस ऐलान के 4 दिन के भीतर ही करीब 30,000 लोगों ने भी आवेदन कर दिया। ऐसे में जो ट्यूबवेल के कनेक्शन थे उनकी संख्या ज्यादा हो गई और जो तय मापदंड थे उन मापदंडों के चलते उन सभी लोगों को कनेक्शन नहीं दिए जा सकते थे कि 85% सब्सिडी सरकार दे देगी, लेकिन आप माइक्रो इरिगेशन पर आइए और आपको तुरंत कनेक्शन मिलेगा। हमारे लिए पावर की कोई कमी नहीं है, वी आर सरप्लस इन पावर एट द डे टुडे, लेकिन हमारे पास पानी की जितनी कमी है इस पानी को कमी को देखते हुए हम इस प्रकार से खुले कनेक्शन जैसा मर्जी जो मर्जी आए लेगा वो संभव नहीं है। पानी को बचाना ये प्राथमिकता है। माइक्रो इरिगेशन पर जो आएगा उसको साथ साथ कनेक्शन देंगे, एक बात। दूसरा, एक 5 स्टार की कमिटमेंट थी हमारी कि 5 स्टार मोटर हम लगाएंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक टेक्निकल एजेंसी ने कहा कि अब जो 5 स्टार के जो स्पेसिफिकेशन है, पैरामीटर्स हैं, उन स्पेसिफिकेशन को हम अब 3 स्टार में चेंज कर रहे हैं। वही 5 स्टार फिर 3 स्टार हो गया। आज 5 स्टार का कोई भी किसी प्रकार का कनेक्शन नहीं है। इस विवाद के कारण से भी कम से कम 6 महीने लग गए कि इसका क्या करें। मोटर सारी आ चुकी थी, हमारे लिखने से वो 5 स्टार है, सेंटर की स्पेसिफिकेशन 3 स्टार की हो गई है। हमने उस पर लिख करके दिया कि मोटरें पुरानी 5 स्टार की हैं, आज की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये 3 स्टार हैं। जो इनको लगवाना चाहता वो लगवा सकता है। उसमें से 14,000 लोग लगभग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि ठीक है, हमें आप वही मोटर जो पुरानी 5 स्टार आज 3 स्टार उसको आप लगा दीजिए। वो सब लगाई गई हैं। बाकी आगे 6 महीने अगले साल तक के लिए कहा है कि सारे पेंडिंग कनेक्शन तब तक पूरे कर दिए जाएंगे। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। सरकार ने तमाम मुद्दों के ऊपर जवाब दिया है
और इस दौरान परिवार पहचान पत्र को लेकर भी एक आंकड़ा जो है वो कांग्रेस के विधायक जो है वो रख रहे थे। कांग्रेस के विधायक ने ये कहा कि परिवार पहचान पत्र से जो डाटा है वो लीक होने के संकेत हैं और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सदन में खड़े हुए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र जो है वो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के चलते तमाम जो लोग हैं उनको सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा। परिवार पहचान पत्र पर मुख्यमंत्री का ये कहना था कि परिवार पहचान पत्र का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है और कहीं भी किसी भी तरह से डाटा की चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर तल्ख था और विपक्ष का कहना था कि इससे आंकड़े जो है वो सरकार छिपा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि परिवार पहचान पत्र जो है उससे किसी भी तरीके का कोई नुकसान लोगों को नहीं होने दिया जाएगा। ये NIC से भी सिक्योर्ड है, क्रिड से भी सिक्योर्ड है। नो पर्सन हैज एवर सस्पेक्टेड द डाटा कि इसमें सिक्योरिटी के फीचर्स नहीं है। सारे सिक्योरिटी के फीचर्स हमने लगाए हैं। यहां तक ध्यान रखा है कि हमने किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से भी काम नहीं कराया है। हमारी गलत बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। किसी प्रकार का कोई एक्सेस नहीं हुआ है, कोई एक्सेस नहीं हुआ। कहीं एक्सेस हुआ तो हमको ला के दे दो ये डाटा यहाँ एक्सेस हुआ, हमारा एक भी डाटा उनको मिल जाए। ये ठीक है कि आधार बेस्ड हमारा सारा सिस्टम हो गया, आधार हमने सबका कर लिया है। एक ही बात ध्यान रखना है कि आधार जो है वो इंडिविजुअल का डाटा है। हमने आधार की बजाय इसमें परिवार का डाटा लिया है कि परिवार की पहचान करके, क्योंकि देखिए अपने यहाँ इस देश के अंदर परिवार एक इकाई है, फैमिली इज ए यूनिट। एक व्यक्ति भी काम करता है तो वो अपने आसपास जो अपने इर्द गिर्द के जितने भी परिवार के लोग हैं वो सबके लिए काम करता है। वहां बच्चे भी हैं, वहां वृद्ध भी हैं, वहां दिव्यांग भी हैं, वहां बीमार भी हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं। सब नहीं काम करते, सबकी इनकम नहीं होती। परिवार में एक या दो व्यक्ति की इनकम होती है, 5 या 7 लोगों का परिवार जो उसको संभाल करनी होती है। हम भी जो सहायता सरकारी योजनाओं की जो देते हैं सामान्यतः परिवार के हिसाब से ही देते हैं। भले वो नाम हम दिव्यांग के नाम से, बेरोजगार के नाम से देते हैं, लेकिन उसके परिवार में इनकम कितनी है, हर जगह हम इनकम का एक बैरियर लगाते हैं। क्या परिवार की इनकम इससे ज्यादा तो नहीं है? तो इसलिए परिवार का डाटा लेना बहुत आवश्यक है। अगर वास्तव में हम परिवारों को सहायता करके उनको उसके लेवल से ऊंचे ऊपर उठाना चाहते हैं तो सारा सिक्योर डाटा हमारे अपने पास है। और जहां तक आपने कहा मनरेगा या अंत्योदय योजना या जो हमारा BPL, ये सारा डेटा केंद्र सरकार के पास 2011 SEC डाटा के आधार पर बना हुआ है। हमने बहुत प्रयत्न किए कि वो डाटा हमको मिल जाए। वहां की सिक्योरिटी के हिसाब से उन्होंने अभी राज्य सरकारों को वो डाटा देना बंद कर दिया है कि वो डाटा नहीं देंगे। इसलिए हम अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। इस डाटा को कई और प्रदेशों में अपने हिसाब से शुरू किया है तैयार करना, लेकिन हमारे यहाँ हमने चूंकि प्राइवेट उपयोग इसका बंद कर दिया है, ये डाटा केवल सरकारी एजेंसियों से काम आएगा। यहां तक के आधार में भी ये हो गया था कि वो प्राइवेट कंपनियों को देने की बात भी पहले हो गई थी। उनको जरूरत पड़ेगी टेलीफोन एजेंसियों को, बाकी सब एजेंसियों को प्राइवेट वो देते थे। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, हमारा कोर्ट में भी जा लिया, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से जब सारी बातें हुई तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ठीक है, आप जो है परिवार पहचान पत्र को चालू करिए। हाई कोर्ट से हमारा क्लियर हो चुका है। हम इसके ऊपर एक बिल भी लाएंगे, एक्ट भी बनाएंगे और किसी प्रकार की जो सिक्योरिटी है हम पास रखेंगे। धन्यवाद। मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। मॉनसून सत्र 3 दिन तक चलेगा। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने साफ कर दिया है कि BSC की बैठक में यह तय कर लिया गया है कि मॉनसून सत्र की अवधि 24 तारीख तक के लिए रहेगी। 24 तारीख तक यानी 3 दिन की अवधि में तमाम मुद्दों के ऊपर सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो सदन में नजर आने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को शुरू हुए हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 के खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सदन को इस बात पर गर्व है कि इस बार ओलंपिक में भाग लेने वाले देश के 127 खिलाड़ियों में से 30 खिलाड़ी हमारे यहां से थे। देश के 7 पदकों में से 3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिस पर सदन को विशेष गर्व है। यह सदन टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों, विशेष रूप से पदक विजेताओं को देश व प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए बधाई देता है। सदन को इस बात पर गर्व है कि इस बार ओलंपिक में भाग लेने वाले देश के 127 खिलाड़ियों में से 30 खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं। सदन को देश के 6 व्यक्तिगत पदकों में से
3 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा जीते जाने पर विशेष गर्व है। इसके अलावा 41 वर्षों बाद हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष टीम में भी 2 खिलाड़ी सुरेंद्र कुमार व सुमित कुमार हरियाणा के हैं। इन खेलों में देश की महिला हॉकी टीम में हरियाणा से 9 खिलाड़ी थी, जिन्होंने जिस कौशल और दमखम के साथ ओलंपिक में प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल तक पहुंची, उनकी सर्वत्र सराहना हो रही है। हमें अपनी इन बेटियों पर भी गर्व है। ये सदन जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रजत पदक विजेता पहलवान रवि दहिया और कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को बधाई देता है। नीरज चोपड़ा ने तो ओलंपिक खेलों के 121 सालों के इतिहास में देश को ट्रैक एंड फील्ड खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। हरियाणा भारत का पहला प्रदेश है जिसके किसी खिलाड़ी को एथलेटिक्स में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला है, जिसका हमें स्वाभिमान है। इस सदन को पूरा विश्वास है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भी हमारे खिलाड़ी और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तथा अधिक से अधिक मेडल प्राप्त कर हरियाणा व देश का नाम ऊंचा करेंगे। वहीं सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद जनता टीवी ने बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। विधानसभा के मानसून सत्र की पहले दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, आज आपके विभाग से जुड़ा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ, उस पर चर्चा हुई। ये जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उसको लेकर आज क्या स्टेटस है सर? देखिए, कॉल अटेंशन मोशन था। उन्होंने कहा कि अब तक कितने ट्यूबवेल कनेक्शन है जिनके किसानों ने पैसे जमा करा दिए, उनकी पोजीशन क्या है, कब दिए जा रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है। मैंने उन्हें बताया सारा जितना UHBPN और DHBPN के जितने कनेक्शन है, जितने लोग लाइन में हैं। 84,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिनमें 100 रुपया खाली फार्म किया, उन्होंने पैसा किसी ने। जब हमने उस पर पोर्टल पे डाला कि जो पैसा जमा कराना चाह रहे, पैसा तो 30,000 लोगों ने कराया, उसके बाद 56,000 लोगों ने, तो उनके हम पहले उनका कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने उन्हें यही बताया था कि जितने लोगों ने, यही उनका सवाल था, बाद में मैंने पढ़ के भी बताया कि ये आपका क्वेश्चन है, तो उनका हम सब कई कनेक्शन कर रहे हैं। ये जून 2022 तक सबके कर दिए जाए। सर, जो कांग्रेस के विधायक वरुण मुलाराम वो कह रहे थे कि ये जो शर्त लगाई है 100 मीटर से नीचे की पानी की और ये तमाम जो चीजें जो आपका जवाब में थी, उनसे वो सहमत नहीं थे, संतुष्ट नहीं था विपक्ष। पूरे यूरोप में, इवन अमेरिका में भी सब जगह ड्रिप इरिगेशन है। ये खुला पानी चला के तो फिर नीचे पानी। हमारे देश की जनसंख्या इतनी है, पानी रहेगा नहीं, 15 साल बाद कहीं पानी पीने को भी नहीं मिलेगा। अभी महेंद्रगढ़ भिवानी में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 1,000 फुट नीचे पानी, और बाहर टैंकर से ला के पानी पीते हैं। तो ये हमने नहीं, ये भारत सरकार ने एक तय करा था कि ड्रिप इरिगेशन शुरू करी जाए, उससे ताकि पानी का बचाव हो। हर साल पाइप नीचे डलता जा रहा है, ये CM साहब ने भी बताया, मैंने भी हाउस में बताया था। ये ऐसा चल नहीं सकता, लंबे में पानी खत्म हो जाएगा। जो सर विपक्ष के जो विधायक हैं वो बाहर ये कह रहे हैं अभी सदन से बाहर कार्रवाई खत्म होने के बाद कि सरकार को जो हमने सवाल पूछे, जो मुद्दे रखे, किसी पर कोई ठोस जवाब नहीं है। चाहे वो कोरोना से मौत के मामले में आंकड़े की बात हो या फिर बेरोजगारी के आंकड़े की बात हो, किसी भी मुद्दे पर हम संतुष्ट नहीं है और सरकार विफल है हर मोर्चे पर। देखिए, अपोजिशन का ही काम होता है कि एलिगेशन लगाना, अपने एलिगेशन पे डटे रहना। अगर ठीक जवाब आ जाए तो भी उसको नहीं मानना, ये उनका अपना स्वभाव है। हमारा काम था जवाब देना। हमने अथोराइज तरीके से, जब हाउस में पटल पे जवाब देंगे तो जिम्मेदारी से देंगे। अब वो अपोजिशन अपने कुछ भी करे, हमारे दोस्त हैं, जो बोले जाए अब उनके अपने सवाल है। अंतिम सवाल है सर, आज जो धक्का मुक्की का आरोप लगाया कांग्रेस के विधायकों ने, कहा कि नेता प्रतिपक्ष के साथ धक्का मुक्की हुई, सदस्यों के साथ धक्का मुक्की हुई, उस मामले को हालांकि विधानसभा के अध्यक्ष ने प्रिविलेज कमेटी को भी दिया है, क्योंकि ये सदन में स्पीकर साहब के नोटिस में आया है और इस पे चर्चा हुआ, उन्होंने इस पे अपना फैसला कर दिया। तो मैं समझता हूँ जब स्पीकर साहब का मामला है तो उस पर हमारा कुछ कहना नहीं बनता। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे। रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं कि सदन के पटल पर जो जवाब हमने दिया है वो जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया है। ऐसे में विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन सत्ता पक्ष ने पूरी निष्पक्षता के साथ अपना जवाब हर मुद्दे पर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। वहीं हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में पहले दिन की कार्यवाही को लेकर जनता टीवी ने कृषि मंत्री JP दलाल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के पास कोई तथ्य नहीं थे। मानसून सत्र की पहले दिन की कार्यवाही पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, आज पहला दिन जो है उसमें विपक्ष काफी कड़े रुख में नजर आया, सदन के भीतर भी और बाहर भी, क्या कहेंगे?
नहीं, विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को घेरना, लेकिन उनके पास कोई तथ्य नहीं थे। हा हुल्ला करने के सिवाय उन्होंने कुछ नहीं किया। और अच्छा होता कि कोई ऐसे जनता के हित के मुद्दे वो उठाते। एक अच्छी बात की कि पहली बार उन्होंने वॉकआउट नहीं किया, और हमारे स्पीकर महोदय ने जो पहली बार एक 0 आवर में ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को सुनने की परंपरा की है, वो स्वागत योग्य है। उसको विपक्ष को भी स्वागत करना चाहिए। आने वाले दिनों में भी 0 आवर में प्रत्येक विधायक को जनता के हित के मुद्दे उठाने का मौका मिलेगा। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि जो कोविड महामारी है उसके दौरान जो मौत हुई है उस आंकड़े को भी अब सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। देखिए, सारे किसी भी मुद्दे को हम छिपाने को मूड में नहीं है, और हमारे पास जो डाटा है कि किसी भी हॉस्पिटल से किसी भी उससे यह आंकड़ा नहीं आया कि कोई पेशेंट जो है ऑक्सीजन की कमी से मरा है। ऑक्सीजन की दिक्कत जरूर रही है, मैनेजमेंट में हमें बहुत ताकत लगानी पड़ी है, लेकिन हमने भरसक कोशिश करके और इस कोरोना के संकट में हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो जनता की सेवा की है उसकी जनता ने सराहना की है। मैं तो एक चीज पूछता हूं कि कांग्रेस भी कुछ बताए कि उन्होंने क्या योगदान दिया इस चीज में। वो आज 4-6 महीने के बाद जाग गए हैं। सारे कांग्रेस के लोग छिप गए थे, फील्ड में दिखाई नहीं दे रहे थे। अब वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है। हमने तो जो महामारी से होश क्या, अनाज बांटा, कंसंट्रेटर लेके आए, खाना बांटा, आइसोलेशन के बेड बनाए, खुद मैं कम से कम 20 कोविड हॉस्पिटल के चक्कर लगा के आया, लेकिन ये लोग कहीं दिखाई नहीं देते थे। सर, किरण चौधरी कह रही थी कि दक्षिण हरियाणा में पीने का पानी नहीं है, लोगों को टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। साथ ही परिवार पहचान पत्र को लेकर भी उन्होंने डाटा लीक का मामला उठाया। देखिए, ये कुछ लोग जो होते हैं कि खबरें में रहने के लिए कुछ मुद्दे उठाते हैं जो धरातल पे दिखाई नहीं देते, अखबारों में दिखाई देते हैं, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। बहुत समय से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जयप्रकाश दलाल हरियाणा के कृषि मंत्री थे। जयप्रकाश दलाल कह रहे हैं कि आज वो विपक्ष को बधाई देते हैं, क्योंकि विपक्ष जो है वो पहली बार ऐसा है कि वॉकआउट सदन से नहीं करके गया है। तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा के दौरान विपक्ष मौजूद रहा है। साथ ही दलाल ने यह साफ किया है कि कोई भी आंकड़ा सरकार छिपाना नहीं चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी हुई, जिसकी जानकारी ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता टीवी से साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मानसून सत्र 24 अगस्त तक चलने वाला है, जिसमें 21 और 22 को सदन की कार्यवाही नहीं होगी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें क्या तय किया गया, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। स्पीकर साहब, क्या तय हुआ है बीएसी की बैठक में? देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अभी खत्म हुई है, और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये तय हुआ है कि जो सत्र फिलहाल जो 3 दिन सरकार की ओर से एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आज 20 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख ये 3 दिन सत्र रहेगा, और अगर आवश्यकता होगी, विधायी कार्य और कहीं बचेगा, कुछ बचेगा, तो उसके लिए हम इसको और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि जो नेता विपक्ष हैं उन्होंने कहा था कि इसको 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया जाए, तो मैंने उनसे कहा है कि हमारे पास जितना विधायी कार्य खत्म होगा वो विधायी कार्य खत्म करने के पश्चात ही हम इसका समापन करेंगे, और जब तक चाहेंगे कि ये सारे जो विधायी कार्य हैं नियमों के अधीन वो कार्य पूरे हों। सर, क्या शेड्यूल क्या तैयार किया गया है? प्रश्न काल, उसके बाद शून्य काल और तब अध्यानाकृत प्रस्ताव के लिए क्या कार्यक्रम रहेगा? विधानसभा के जो हमारे नियम हैं उनके अधीन सबसे पहले जो होता है वो प्रश्नकाल होता है। वो 1 घंटा जो है वो प्रश्नकाल में जाता है, और उसके पश्चात जो हमारा शून्यकाल रहता है। अब की बार हमने शून्यकाल को इंट्रोड्यूस किया, पहले वो शून्यकाल कभी नहीं होता था। तो शून्यकाल के दौरान जो सभी माननीय सदस्य हैं अपने अपने इलाके की समस्याएं एक-एक करके वो रख सकते हैं। और तीसरा जो है कॉल अटेंशन मोशन है, जो 1 घंटा के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉल अटेंशन 1 दिन के अंदर आ सकते हैं, ये नियमों के अंदर लिखा हुआ है। तो 1 घंटा उन कॉल अटेंशन के लिए है कि 2 कॉल अटेंशन मोशन जो है उनके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। विपक्ष ने तो सर कई एडजमेंट मोशन और कई जो है वो कॉलिंग अटेंशन दिए हैं, करीब 30 से ज़्यादा जो है वो कॉलिंग अटेंशन है, एडजमेंट मोशन भी आया है। कौन से को मंजूर किया है, क्या रहेगा सर? नहीं, देखिए, कॉलिंग अटेंशन मोशन जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में आए हैं, लेकिन नियमों को देखते हुए उनकी एडमिशन जो है वो नियमों के अनुसार की जाती है। कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है कि जो कोई त्वरित मुद्दा हो, जो इमीडिएट कोई मुद्दा ऐसा है उसके ऊपर चर्चा की जाए।
कुछ जनरल मुद्दे हैं उनके ऊपर कॉल अटेंशन के अंदर चर्चा नहीं होती। और मुझे लगता है कि जो हमने कॉल अटेंशन मंजूर किए हैं वो त्वरित मुद्दों के ऊपर हमने कॉल अटेंशन जो मोशन है वो मंजूर किए हैं। जो एडजर्नमेंट मोशन है हमने उसको भी कॉल अटेंशन के अंदर बदला है कि कॉल अटेंशन मोशन के अंदर हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। सवाल है सर, सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम विधायकों से क्या अपील है? देखिए, मेरी सभी हमारे जो सम्मानीय विधायक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, हमेशा से सदन में उनका जो व्यवहार रहा है, उनका बर्ताव रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, ठीक रहा है। और मुझे अब की बार भी आशा है कि जो विधानसभा का सदन है वो मर्यादित रूप से चलेगा और उन सभी विधायकों का सहयोग जैसा पहले भी मिलता रहा है अब की बार भी मिलेगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता थे, जो कह रहे थे कि बीएसी की बैठक में सत्र की जो कार्रवाई है वो 3 दिन रखने का ही फैसला हुआ है। साथ ही स्पीकर का ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि पहले की तरह इस बार मानसून सत्र में भी तमाम सदस्यों का उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़। पंचकुला बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। वहीं बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विनोद तापड़े भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बैठक में बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी शामिल हुए हैं। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि बैठक में तिरंगा यात्रा, जनाशीर्वाद यात्रा और अन्नपूर्णा योजना के कार्यक्रमों पर समीक्षा हुई है। साथ ही कहा है कि सरकार के 7 साल पूरा होने के मौके पर जनता की जन कल्याणकारी नीतियों को कैसे उन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 27 को सरकार के 7 साल पूरा होने पर जश्न मनाने के लिए भी हमने तैयारियां कर ली हैं। उनकी भी एक विस्तृत योजना रचना आज की बैठक में, जैसे अमृत महोत्सव शुरू हो गया है तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरी पार्टी लगेगी, उसकी एक समिति का गठन जो है वो करेंगे और उसके साथ साथ हरियाणा दिवस के आसपास कुछ और बड़े कार्यक्रम पार्टी के हों तो उस नाते से बहुत बड़ा व्यापक जनसंपर्क दोनों की योजना बनेगी। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।